नमस्कार। एक कहानी जो 1 अरब से ज्यादा लोगों के दिलों में बसती है, रामायण। पर सवाल ये है कि ये बस एक कहानी है या हमारा इतिहास। सदियों से ये सवाल विद्वानों, पुरातत्वविदों और श्रद्धालुओं सबको उलझाता रहा है। आज हम सबूतों की परतें खोलेंगे और इस प्राचीन महाकाव्य के दिल में छिपे सच को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस पूरी बहस को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक शब्द को पकड़ना होगा, इतिहास। अब भारतीय परंपरा में रामायण को इतिहास ही कहा गया है। इसका मतलब मिथोलॉजी या कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इति आस यानी ऐसा ही हुआ था। ये सिर्फ घटनाओं का कोई सूखा सा लेखा जोखा नहीं है, बल्कि इसमें सच्ची घटनाएं, नैतिक शिक्षा और कहानी सब कुछ एक साथ बुना हुआ है। और यहीं से आप कह सकते हैं असली टकराव शुरू हुआ। जब औपनिवेशिक दौर आया तो पश्चिमी विद्वानों ने हमारे इतिहास को अपनी मिथोलॉजी की कैटेगरी में डाल दिया। मतलब ये बस एक सिंबॉलिक या फिक्शनल कहानी है और कुछ नहीं। सोचिए, एक झटके में एक पूरे ऐतिहासिक वृत्तांत को कल्पना बना दिया गया। तो सवाल अब ये उठता है, सबूत क्या कहते हैं? क्या वो इस औपनिवेशिक लेबल को सही ठहराते हैं या फिर इतिहास वाले मूल दावे में ही दम है? तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। और पहला पड़ाव, पुरातात्विक सबूत, यानी जमीन के नीचे क्या मिला है। हम चलेंगे महाकाव्य के केंद्र में, अयोध्या। देखते हैं वहां क्या सुराग छिपे। अयोध्या में खुदाई को लेकर दिलचस्पी कोई आज की नहीं है। ये सिलसिला बहुत पुराना है। 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम के सर्वे से शुरू हुआ। फिर 1970 के दशक में प्रोफेसर बीबी लाल का बहुत जरूरी रामायण साइट्स प्रोजेक्ट आया। और फिर साल 2003 में कोर्ट के आदेश पर ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक बड़ी खुदाई की। और 2003 की ये जो ASI की खुदाई थी इसने कुछ बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे सामने रखे हैं। आप देखें, यहाँ अलग अलग समय की परतें मिली हैं। NBPW यानी एक खास तरह के पुराने मिट्टी के बर्तन जो करीब करीब 1000 ईसा पूर्व के हैं, वहां से लेकर मध्य युग तक। इसका मतलब यह है कि यहाँ लोग लगातार बसते रहे। और किनको क्या मिला? खंभों के आधार, टेराकोटा की मूर्तियां और एक बहुत बड़ी, बहुत विशाल संरचना जो बाबरी मस्जिद के नीचे थी। शायद उस खुदाई का सबसे सीधा, सबसे ठोस सबूत था ये 12वीं सदी का विष्णुहरि शिलालेख। इसमें साफ साफ लिखा है, विष्णुहरि का एक सुंदर मंदिर जो पत्थरों के ढेर से बना था और जिसका शिखर सोने का था। ये एक जबरदस्त कड़ी है जो उस जगह मिली संरचना को सीधे भगवान विष्णु से जोड़ती है, जिनके अवतार श्री राम थे। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। 2003 की खुदाई की काफी आलोचना भी हुई। कुछ दूसरे पुरातत्वविदों ने आरोप लगाया कि ASI टीम के दिमाग में पहले से ही था कि उन्हें मंदिर खोजना है। आलोचकों ने कहा कि जिन्हें खंभों का आधार बताया जा रहा है वो असल में अलग अलग समय पर बनी दीवारें थीं, एक ही मंदिर का हिस्सा नहीं। तो पूरी तस्वीर समझने के लिए इन बातों को भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जमीन के नीचे से निकलकर जमीन के ऊपर आते हैं। भारत के नक्शे पर नजर डालते हैं। रामायण में जिस लंबी यात्रा का जिक्र है उसके बारे में भौगोलिक सबूत क्या कहते हैं? रामायण को इतिहास मानने के पीछे जो सबसे मजबूत दलीलें हैं उनमें से एक है इसकी भौगोलिक सटीकता। ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है। अयोध्या से शुरू करके पंचवटी जो आज का नासिक है, फिर किष्किंधा यानी आज का हम्पी, और वहां से रामेश्वरम तक महाकाव्य में बताया गया लगभग हर एक स्थान आज भारत के नक्शे पर मौजूद है। ये कमाल का मेल है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है किष्किंधा। वाल्मीकि जी ने जैसा वर्णन किया है, ऊबड़ खाबड़ बड़े बड़े गोल पत्थरों वाली पहाड़ियां, छिपी हुई गुफाएं, ये सब कुछ आज के हम्पी के लैंडस्केप से हूबहू एकदम जस का तस मेल खाता है। क्या इतना सटीक मेल सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? 48 किलोमीटर, ये वो दूरी है जो राम सेतु तय करता है। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली चूना पत्थर की चट्टानों की एक श्रृंखला जो कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और ये सिर्फ कोई पौराणिक पुल नहीं है। जियोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि 1480 ईस्वी तक इस पर पैदल चलना मुमकिन था। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात, जब गौर सैंपलिंग की गई तो पता चला कि मूंगे के बड़े बड़े पत्थर ढीली समुद्री रेत पर रखे हुए हैं। इसी वजह से कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इन पत्थरों को यहाँ लाकर रखा गया था, ठीक वैसे ही जैसा हमें महाकाव्य में बताया गया है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह के सबूतों की तरफ बढ़ते हैं। जमीन देख ली, नक्शा देख लिया, अब नजर आसमान की तरफ। क्या रामायण में लिखा खगोलीय डेटा हमें किसी खास तारीख तक पहुंचा सकता है? ये सच में हैरान करने वाला है।
वाल्मीकि रामायण में श्री राम के जन्म के समय ग्रहों की एक बेहद खास, बेहद सटीक स्थिति का जिक्र है। अब जब इस प्राचीन डेटा को मॉडर्न प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर में डालकर जांचा गया तो एक तारीख निकलकर सामने आई, 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व। ये ग्रहों का एक ऐसा अनूठा संयोग था जो हजारों सालों में सिर्फ एक बार होता है। हाँ, लेकिन यहां भी मामला एक तरफा नहीं है। विद्वानों में इस पर भी बहस है। पुष्कर भटनागर का मॉडल 5114 ईसा पूर्व की तारीख देता है, तो वहीं नीलेश ओक का एक और मॉडल है, वो उन्हीं खगोलीय घटनाओं की थोड़ी अलग व्याख्या करते हैं और तारीख बताते हैं 12209 ईसा पूर्व। यानी डेटा वही है पर उसकी व्याख्या अलग अलग है। अभी अलग अलग तारीखें क्यों आती हैं? इसके पीछे एक वैज्ञानिक वजह है जिसे कहते हैं प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस। आसान भाषा में समझें तो ये पृथ्वी की धुरी का एक बहुत धीमा चक्कर है जो हजारों सालों में मौसमों के आने का समय बदल देता है। और यही वजह है कि एक ही डेटा से अलग अलग तारीखें निकल सकती हैं। ये दिखाता है कि ये जांच कितनी पेचीदा है। तो इन सारे सबूतों को जब हम एक साथ रखते हैं तो हम कहां पहुंचते हैं? अब हम इस जांच के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ हम सारे सबूतों को एक साथ देखेंगे और उन दूसरे दृष्टिकोणों पर भी नजर डालेंगे जो इतिहास बनाम मिथक की इस सीधी साधी लड़ाई को चुनौती देते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक थ्योरी है पुरातत्वविद H.D. सांकल्या की। उनका मानना था कि असली लंका आज का श्रीलंका नहीं बल्कि पूर्वी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतों में कहीं थी। उनका तर्क था कि रामायण शायद एक स्थानीय संघर्ष की कहानी थी जिसे बाद में कवियों ने बहुत बड़े उपमहाद्वीपीय पैमाने पर दिखा दिया। तो आखिर में बात यहां आकर रुकती है। रामायण की ऐतिहासिकता के पक्ष में हमारे पास 4 बड़े सबूत हैं। पहला, अयोध्या में मिले भौतिक साक्ष्य जो 1000 ईसा पूर्व तक की बसावट दिखाते हैं। दूसरा, एक ऐसा भौगोलिक रास्ता जिसे आज भी पूरे भारत में ट्रेस किया जा सकता है। तीसरा, राम सेतु का भौतिक अस्तित्व। और चौथा, खगोलीय रिकॉर्ड जिन्हें आज के विज्ञान से भी परखा जा सकता है। और ये सब हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब इतने सारे सबूत एक तरफ इशारा कर रहे हों लेकिन विद्वानों की बहस खत्म ना हो तो कोई भी सभ्यता अपने अतीत को कैसे देखती है? सच आखिर है क्या? वो जो जमीन से निकला, वो जो किताबों में लिखा है, या फिर वो जो करोड़ों लोगों की यादों में जिंदा है? शायद असली जवाब इन सब के बीच में ही कहीं छिपा है।